वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज की मूवी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें रहमान नाम के पुलिस ऑफिसर की कहानी दिखाई गई है। अब होता कुछ यूं है कि एक कुएं के अंदर किसी महिला की अनजान लाश मिलती है। शुरुआत में तो आत्महत्या का केस लगता है, लेकिन धीरे धीरे जो राज खुलते हैं ना, वो रहमान के बचपन से भी जुड़ जाते हैं। रहमान दोस्तों बाहर से तो स्ट्रांग दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने बचपन की एक दर्दनाक मेमोरी से गुजर रहा है। सालों पहले एक सफर के दौरान उसकी छोटी बहन अचानक कहीं गायब हो गई थी, और वो यादें आज भी उसको सोने नहीं देती। ये केस उसकी उन्हीं यादों को बार बार सामने लाता है। आखिर क्या हुआ था रहमान की बहन के साथ, और क्या उसके लापता होने का कनेक्शन कुएं में मिली लाश से है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत ही बढ़िया क्राइम थ्रिलर है दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको। तो कहानी की शुरुआत होती महाराष्ट्र के नागपुर से, जहाँ छोटा रहमान अपने परिवार के साथ ट्रेन में बैठा हुआ है। उसका परिवार अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहा होता है, लेकिन रहमान की बहन को खिड़की वाली सीट चाहिए होती है, और रहमान को भी वही सीट पसंद है। बच्चों को तो हम देखते हैं दोस्तों, चाहे गाड़ी हो कहीं पे भी हो, उनको विंडो वाली सीट चाहिए होती है। तो इसीलिए जब रहमान की बहन सामने की खाली सीट देखती, जिसपे अभी कोई पैसेंजर नहीं आया होता, तो बस खिड़की का मजा लेने के लिए वो बैठ जाती है, और इसी मोमेंट पे वो हो जाता है जो किसी भी परिवार को तोड़ने के लिए काफी है। रहमान की बहन यार अचानक से गायब हो जाती है। पूरी ट्रेन चेक कर लेते हैं, सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता उसका। और अब तो करीब 15 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। आज भी रहमान को सोने के टाइम अपनी उस गलती का पछतावा होता रहता है कि काश उस दिन अपनी बहन को मैं अपनी वाली सीट दे देता तो वो आज मेरे साथ होती। रहमान पुलिस ऑफिसर बन चुका है दोस्तों, लेकिन फिर भी उसकी बहन का कोई पता नहीं चला कि वो जिंदा है या क्या है उसके साथ। उसी दिन से रहमान को ट्रेन से बहुत ही डर लगने लग जाता है। वो ट्रेन में बैठते बहुत कांपता है, अपनी बहन की यादें उसको परेशान करती रहती हैं। फिर अभी थोड़ा सा फ्रेश होकर रहमान पुलिस स्टेशन आ जाता है, अपना डेली रूटीन में लगा रहता है। अब उसी पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर जॉय को हम देखते हैं। वो अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल आता है ताकि ये देख सके कि कोई गुड न्यूज है या नहीं। उन दोनों की शादी को अरसा हो गया, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर से भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर बुरी खबर देती है कि रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है। हम फिर ट्राई करते हैं रिजल्ट पॉजिटिव आता है कि नहीं। ये सुनकर वो दोनों उदास हो जाते हैं कि शायद भगवान ने हमारी किस्मत में बच्चे लिखे नहीं है। अगले सीन में रहमान स्टेशन में होता है, और तब एक फॉरेस्ट रेंजर उसको फोन करके कहता है हमें यहाँ पर एक लाश मिली है, बहुत ही पुरानी लग रही है, जली हुई है। तो रहमान उस जगह का एड्रेस और जो रेंजर ने बात बताई थी वो सभी नोट कर लेता है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद एक और फोन कॉल आता है। बताया जाता है कि किसी महिला की लाश मिली हुई है, और एक कुएं के अंदर से। इसीलिए रहमान पूरी टीम को लेकर पहुंच जाता है कुएं के पास, जहां बड़ी भीड़ लगी होती है। अंदर होती एक महिला, उसकी लाश, और लाश देखकर ये लग रहा है कि कम से कम 2-3 दिन से ये महिला यहाँ पे होगी। फिर जल्दी जल्दी लाश को ऊपर लाया जाता है। फॉरेंसिक टीम आती है, लाश की फोटोज लिए जाते हैं। ऐसे सामने देखने पर कोई भी चोट या जबरदस्ती के निशान नहीं लग रहे होते हैं, सब कुछ नॉर्मल लगता है। इसलिए पहला पॉइंट सभी ऑफिसर्स का यही होता है कि शायद आत्महत्या की होगी। फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लाश की फोटोज देखने पर उन्हें एक टैटू मिलता है जो उस महिला के हाथ पे बना होता है, और वो कोई अलग ही भाषा में लगता है। तो रहमान अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है कि सर मेरे ख्याल से ये कन्नड़ा भाषा है, लेकिन लिखा क्या है मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा। तो सीनियर ऑफिसर कहता है कल तुम जाओ और आसपास के इलाके के लोगों से पूछताछ करो, देखो कि इसको कोई जानता भी है कि नहीं। तो फिर रहमान जॉय के साथ निकल जाता है उसी कुएं वाले इलाके में। आसपास के लोगों से पूछने पर उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिलती, और तब उसको पता चलता है कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर एक गाँव है जहाँ पर ज्यादातर बाहर के आए हुए वर्कर्स रहते हैं। और वैसे भी उस महिला के हाथों पे दोस्तों कन्नड़ा भाषा लिखी थी, तो इनको लगता है कि क्या पता वहाँ कोई कन्नड़ा से आया हुआ हो। तो रहमान और जॉय उस गांव में पहुंच जाते हैं कि कई सारे लोगों से पूछताछ करेंगे। तो एक महिला कह देती है कि हाँ मैं इस महिला को जानती हूँ, उसका नाम शोभा है, मैं एक जगह पे काम करने जाती थी, वहीं पर मैंने इसको देखा था। अभी फिलहाल तो मैं उस जगह पे नहीं जाती काम करने के लिए, क्योंकि अलग अलग जगह पे काम मिलते रहते हैं, लेकिन हाँ वहाँ के सेठ को पता होगा शोभा के बारे में। अब दोस्तों ये महिला भी कन्नड़ा की लग रही होती है, इसीलिए रहमान उससे वो टैटू के बारे में पूछ लेता है। तो वो कहती है ये तो राजू लिखा हुआ है, इसलिए ये दोनों उसी सेठ के पास जाते हैं। वहां आने पर वो सेठ कहता है कि जी सर मैं इसको जानता हूँ, ये तो मेरे यहाँ पे काम करती थी, इसके पति का नाम राजू है, इसके 2 बच्चे भी हैं, टाइम पे आती थी, काम करके चली जाती थी, ऐसी कोई टेंशन वाली बात भी नहीं थी इसके साथ जो आत्महत्या कर ले। तो अब यहाँ से रहमान जाता है शोभा के घर में, जो कि बड़ा खाली होता है, कोई नहीं होता वहाँ पे, लेकिन एक पुरानी फोटो जरूर मिलती है रहमान को, जिसमें शोभा, राजू और उनके 2 बच्चे नजर आते हैं। एक तो साउथ के हीरो के साथ ये फैमिली फोटो थी, मतलब उस हीरो के साथ ये परिवार फोटो खिंचवाया होगा। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है दोस्तों कि राजू और बच्चे कहाँ पे कोई नहीं जानता। रहमान को यहाँ पर एक और चीज बड़ी अजीब लगती है कि घर के सामने रेलवे स्टेशन है,
आत्महत्या करनी ही थी तो यहीं पे कर लेती, ट्रेन के आगे। इतनी दूर कुएं में जाकर डूबने का क्या मतलब हुआ? इसलिए उसको डाउट होता है कि शायद ये आत्महत्या नहीं है। फिर रहमान और जॉय फैसला करते हैं कि जिस स्टूडियो वाले ने ये फोटोज क्लिक की थी उससे पूछताछ करनी होगी। तो स्टूडियो आने के बाद दोस्तों वो फोटोग्राफर कहता है, वैसे तो मैं नहीं जानता कि कौन सा परिवार कहाँ से आता है फोटो खिंचवाने, क्योंकि ये सब पता करने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये लोग चित्राहाली गांव से आए हुए होंगे, क्योंकि ज्यादातर वहीं की फैमिली आती है यहाँ पर हीरो और हीरोइन वगैरह के साथ फोटो खिंचवाने। तो अब ये दोनों चले जाते हैं चित्राहाली गांव ताकि राजू को ढूंढ सके। मतलब वो कुछ ना कुछ तो जानता ही होगा अपनी पत्नी की आत्महत्या और बच्चों के बारे में। गाँव आकर उन्हें ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक चाय की दुकान पर वो मस्त सिगरेट पीते हुए राजू को देख लेते हैं और फिर उसको लेके जाते हैं अपने साथ। पर उनको देखकर राजू हैरान होता है कि कौन है आप लोग, कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? तो रहमान उसको सारी बातें बताता है और राजू बिल्कुल टूट जाता है दोस्तों कि मेरी पत्नी मर गई क्या? अरे मैं तो 1 साल से उससे मिलने भी नहीं गया था। जब से उसने मुझे धोखा दिया ना, मुझे पता भी नहीं उसके साथ क्या हुआ। वो तो आज आप उसकी खबर लेकर आ रहे हो कि मर चुकी है। रहमान कहता है, ओ डिटेल में बताओ जो बताना चाहते हो। तब राजू सारी कहानी बताता है और कहता है, सर मैं और शोभा एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, हमने शादी वगैरह कर ली थी। मैं मूवी के सेट पे छोटे मोटे काम कर लिया करता था, लेकिन इससे उतने पैसे नहीं होते थे जिससे बहुत बढ़िया जिंदगी चल पाए। और तब शोभा का एक दूर का रिश्तेदार है गणेश नाम का, उसने कहा कि हम लोग उसके गाँव आ जाएं, वो छोटे मोटे काम दिलवा देगा। तो फिर मैं भी पत्नी के साथ वहीं पे रहने के लिए चला गया। वहां आकर मैंने बहुत अच्छा काम शुरू किया, लेकिन मेरी एक गंदी आदत थी कि मैं शराब बहुत पीता था। शराब पीकर कभी कभी 2 दिन तक घर नहीं आता था, इसीलिए गणेश हर टाइम मेरे घर पे रहता, मेरे बच्चों के साथ खेलता। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब एक दिन रात को मैं घर आया ना, तो मुझे शोभा का कमरा लॉक दिखा और बाहर गणेश की चप्पल नजर आई। मैंने दरवाजे से झांक के देखा तो वो नजारा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो दोनों संबंध बना रहे थे। मैं वो रात घर ही नहीं गया, एकदम टूट चुका था। लेकिन फिर भी मैंने शोभा को एक और मौका दिया और सब कुछ अपने अंदर दफन कर लिया। लेकिन इससे ये चीज और बढ़ गई और अब वो दोनों डेली ये काम करने लगे। और फिर तंग आकर मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर हमेशा के लिए वहां से दूर चला गया। मैंने अपने दोनों बच्चे अपनी बहन को दे दिए और कुछ नया काम ढूंढने के लिए चला गया। 1 साल से मैंने शोभा से बातें नहीं करी, ना ही उसको देखा, और आज तो आप बता रहे हो कि वो मर चुकी है। ये सारी बातें सुनकर रहमान और जॉय बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि शायद गणेश ही अपराधी हो। राजू तो एकदम से उदास टूट चुका होता है खबर जानकर, और जॉय बहुत ही अच्छे दिल का इंसान है दोस्तों। वो उसको कुछ पैसे देता है कि जाओ तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेना। फिर वो राजू को छोड़ देते हैं और मेन सस्पेक्ट आ जाता है गणेश पे। अगले दिन आती पोस्टमार्टम रिपोर्ट। डॉक्टर कहता है कि देखो हो सकता है ये आत्महत्या हो, लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि कुएं में डूबने से मौत होती तो सबसे पहले लंग्स में पानी भर जाता, क्योंकि डूबने के टाइम लोग जल्दी जल्दी सांस लेकर पानी लंग्स में भर लेते हैं। लेकिन शोभा के साथ ऐसा नहीं था। वो कुएं में गिरने से पहले मर चुकी थी। उसके सर के पीछे एक छोटा लेकिन गहरा घाव है, शायद वही उसकी मौत का कारण हो सकता है। ये सुनकर रहमान को तो कंफर्मेशन हो जाता है कि शोभा का शायद मर्डर हुआ है। तो अब असल में क्या हुआ था वो तो गणेश ही बता सकता है दोस्तों। तभी पुलिस स्टेशन में एक परिवार आता है। वो राजू के परिवार वाले थे। वो कहते हैं कि राजू हमसे मिलने 6 महीने में कम से कम एक बार आ जाया करता था, लेकिन 1 साल हो चुका है अभी तक नहीं आया, ना ही उसका फोन लग रहा है, इसीलिए हमें टेंशन हो रही है। तो रहमान बड़ा हैरान होता है कि राजू तो कल ही यहाँ से गया है। वो उस परिवार को राजू की फोटो दिखाकर कहता है कि आप इसकी बात कर रहे हो ना? तो वो परिवार कहता है नहीं नहीं, ये हमारा राजू नहीं है, ये तो कोई और है। अब यहाँ रहमान को लगता है झटका कि ये कैसे हो सकता है, यही तो शोभा का पति है ना। पर परिवार वाले कहते हैं कि हाँ शोभा का पति ही हमारा राजू है, पर ये हमारा राजू नहीं है। फिर तो सीनियर ऑफिसर रहमान और जॉय पे बहुत चिल्लाता है कि बेवकूफ लोग, कल वो राजू खुद आया था स्टेशन और उसकी अच्छे से तलाशी नहीं ली तुमने। सिंपैथी दिखाकर एक प्राइम सस्पेक्ट को भेज दिया, वो भी पैसे देकर। मुझे 24 घंटे के अंदर वो चाहिए कैसे भी करके, वरना तुम दोनों का ट्रांसफर तैयार है। फिर क्या होना था? रहमान और जॉय दोनों टेंशन में आ जाते हैं कि यार ये तो गड़बड़ी हो गई। वो जल्दी जल्दी निकलते हैं राजू को ढूंढने के लिए, लेकिन वो मिलता कहाँ, कैसे मिलेगा? पर बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उसको एक जगह जुआ खेलते हुए पकड़ लेते हैं, और वो वही जॉय के दिए हुए पैसों से जुआ खेल रहा है यार, बताओ। पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। फिर रहमान उसको लेता है रिमांड पे। बहुत अच्छी कहानी बताई बेटा तुमने पिछली बार, अब सच्चाई बता दो वरना दिक्कत हो जाएगी। तो राजू डर जाता है और फिर वो रिवील करता है कि मैं ही गणेश हूँ, मैंने सब उल्टा पुल्टा करके आपको बताया था। असल में राजू और शोभा दोनों की शादी हुई थी। मैं और शोभा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शोभा का परिवार मेरे साथ शादी के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए उसकी शादी राजू से करा दी गई। लेकिन फिर पैसों की मजबूरी के चलते दोनों को मैंने अपने गांव बुला लिया और वहीं रहने की जिद करा दी उनसे। राजू तो सारा दिन शराब पीता रहता था, तो मैं ही शोभा के बच्चों का ख्याल रखता, और इसी के चलते मेरी और शोभा के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ने लगी। राजू के ना होने पर हम एक साथ संबंध बनाते, पर एक दिन उस राजू ने हमें देख लिया। इस बात का उसे बहुत ही बुरा लगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया, और फिर उसके बाद मैं और शोभा एक साथ रहने लगे। ये सुनकर रहमान कहता है कि जब तुम दोनों आराम से रहने लगे तो फिर शोभा की हत्या किसने की?
उसकी हत्या हुई है। ये सुनकर गणेश कहता है कि सर, जब हम दोनों एक साथ रहने लगे तब एक दिन मुझे पता चला कि राजू अपने दोनों बच्चों को लेकर चला गया। मैंने शोभा के बच्चों को अपने बच्चों की तरह माना था। मैंने शोभा से कहा कि तूने बच्चे क्यों जाने दिए, तो वो तो कहने लगी कि जाने दो उनको, वैसे भी बच्चे नहीं चाहिए, हम अपना परिवार अलग बनाएंगे। और शोभा की ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने उसको गुस्से में जोरदार थप्पड़ मार दिया। लेकिन थप्पड़ लगने से जब वो नीचे गिरी तो उसका सर पत्थर से टकरा गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मैं सर शोभा को मारना नहीं चाहता था, और क्यों ही मारना चाहूंगा। इतनी मुश्किल के बाद तो हम दोनों फिर से एक हुए थे। मुझे पता है मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ वहाँ भाग रहा था। फिर मैंने उसको दफनाने का फैसला किया, लेकिन जब मैं कुएं से होकर जा रहा था तभी मैंने वहाँ पे कुछ लोगों की आवाज सुनी, इसीलिए घबराहट में शोभा को वहीं पे गिरा दिया कुएं में। यही सच्चाई है सर। ये सुनकर रहमान और जॉय फिर हैरान। लेकिन केस तो सॉल्व हो गया, पर राजू और बच्चे दोनों लापता हैं। लापता ही कह सकते हैं, या फिर राजू कहीं और अपनी जिंदगी गुजार रहा होगा बच्चों के साथ, पता नहीं। तो इसीलिए सीनियर ऑफिसर इस केस को क्लोज करने को कह देता है। अब दोस्तों रहमान थोड़ा सा टेंशन फ्री तो हुआ है कि चलो ये केस सॉल्व हो गया, अब दूसरा केस देखता हूँ। तभी उसको याद आता है कि उसको शोभा की लाश से पहले एक और लाश के बारे में पता चला था जो फॉरेस्ट रेंजर को मिली थी। करीब 1 साल पुरानी थी वो। अब वो लाश जहाँ मिली थी वो एरिया दूसरे पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। लेकिन रहमान ये सोच रहा होता है कि राजू भी तो 1 साल पहले से अपने परिवार के कांटेक्ट में नहीं है, और 1 साल पहले ही वो शोभा और गणेश को छोड़कर गया था, तो कहीं उस लाश का कोई कनेक्शन तो नहीं। इसीलिए रहमान उस एरिया के पुलिस स्टेशन जाकर उस लाश की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। अब लाश तो नहीं थी, सिर्फ कंकाल मिले थे, इतनी पुरानी थी वो लाश। लेकिन लाश के पास एक लैंटर्न जरूर मिलता है दोस्तों। उस लैंटर्न पर जिसने उसको बनाया था उसका स्टिकर लगा होता है। तो रहमान पहुंच जाता है उस दुकान पे। दुकान वाला तो कहता है कि सर ये हमारी दुकान से खरीदा गया है और ये कोई रैंडम नहीं है। ऐसे टोटल 20 पीस बनाने का ऑर्डर मिला था। एक आदमी आया था, उसने कहा था एक सॉन्ग की शूटिंग करनी है, इसलिए खास ऐसे कलर के चाहिए, तो बस उसी में से एक पीस है ये। तो जब रहमान शूटिंग वाली जगह जाता है ना, उसको सब पता चल जाता है कि ये पीस असल में गणेश नहीं खरीदा था। उसने बताया था ना कि मैं शूटिंग सेट पे काम करता था छोटे मोटे। इसीलिए रहमान फिर से गणेश को रिमांड में लेते हुए कहता है कि कितना परेशान करेगा रे, पहले कुछ कहानी सुनाई फिर कुछ कहानी सुनाई, बार बार घुमाता रहेगा क्या? इसलिए बता दे क्या क्या किया तूने सच में, क्यों मारा उस राजू को? तो गणेश डर जाता है। वो समझ चुका है कि अब बस बचने का कोई चांस नहीं है, इसीलिए वो सच्चाई बता देता है कि जब मुझे और शोभा को संबंध बनाते हुए राजू ने देखा तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने मारने की कोशिश की शोभा को, जिसके चलते मेरा और उसका झगड़ा हो गया। मैं नहीं देख सकता था कि कोई शोभा को मारे। शोभा भी राजू के अत्याचार से टूट चुकी थी, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर राजू को मार डाला और उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए जंगल में लेकर गए। हमारे पास वही लालटेन था, क्योंकि मैं उसको घर ले आया था शूटिंग के बाद। वही लेकर हम राजू को जलाने के लिए गए थे, लेकिन गलती से उसमें भी आग लग गई, तो हम उसको वहीं पे छोड़ गए। मतलब दोस्तों, वो फॉरेस्ट रेंजर को मिली लाश राजू की थी। वो तो 1 साल पहले मर गया, इसलिए उसके परिवार वाले उसे ढूंढ रहे हैं। तो रहमान कहता है फिर शोभा को क्यों मारा और बच्चे कहाँ हैं? गणेश कहता है कि राजू के मरने के बाद शोभा जिद करने लगी कि मैं उसको अपने साथ गांव लेकर जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मेरे गांव में मेरी खुद की पत्नी और बच्चे रहते थे, लेकिन शोभा मानने को तैयार नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहूं, और इसी को लेकर आए दिन झगड़ा होता रहता था। तब एक दिन मैंने शोभा के तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। बच्चे तो उस टाइम सो रहे थे और शोभा को मारकर मैंने कुएं में फेंक दिया। चाहा तो मैं बच्चों को भी मारना चाहता था, क्योंकि उनको लेकर मैं जाता कहाँ, लेकिन बच्चों को मारने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने अपने गाँव वापस जाने से पहले बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी भी अनाथ आश्रम वालों ने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मैं परेशान हो गया कि अब इन बच्चों का क्या करूं। इसलिए मैंने कोई भी रैंडम ट्रेन पकड़ी, बच्चों को अंदर डाला और उनसे कहा कि मैं खाना लेकर आता हूं। फिर मैं वहीं से भाग गया। अब पता नहीं वो बच्चे कहाँ हैं, जिंदा भी हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो सच्चाई सुनकर सारे ऑफिसर्स हैरान हो जाते हैं। और रहमान के लिए दोस्तों ये सदमा ठीक वैसा ही था जैसा कि उसकी बहन ट्रेन में हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो गई थी। वो गणेश को मारते हुए कहता है कि आखिर एक इंसान इतना घटिया कैसे सोच सकता है? अगर बच्चे नहीं मिले ना तो तू तो गया। लेकिन रहमान कर भी क्या सकता है दोस्तों? एक आत्महत्या से शुरू हुआ केस डबल मर्डर पे खत्म हुआ। इसीलिए सीनियर ऑफिसर केस को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि प्रेशर पहले से बहुत ही ज्यादा था उनके ऊपर और अभी तक सच्चाई सामने नहीं आई, इसलिए केस क्लोज कर दिया। लेकिन बच्चे कहाँ हैं वो कोई नहीं जानता। केस तो खत्म हो गया, लेकिन रहमान को सुकून नहीं मिलता, क्योंकि वो बच्चे अकेले होंगे। और वैसे भी वो सोचता है जब वो बच्चा था उसकी बहन भी ऐसे ही लापता हुई थी, वो अपनी बहन को ढूंढ नहीं पाया था, और अगर आज वो बच्चों को भी नहीं ढूंढ पाया तो ये सदमा उसके लिए जिंदगी भर का हो जाएगा। बहन के ट्रॉमा में तो वो था ही, और अब बच्चों का भी ट्रॉमा उसको परेशान करेगा। वैसे दोस्तों, अगर आप रहमान की जगह होते तो सीनियर ऑफिसर के केस क्लोज करने के बाद भी अपनी पर्सनल मेहनत और पैसे लगाकर उन बच्चों की तलाश को जारी रखते, या फिर आप भी बोलते कि चलो केस हो गया छोड़ो ना? कमेंट करके बताना। अब बच्चों को ढूंढने के लिए रहमान वो करता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है, ट्रेन का सफर।
लेकिन बच्चे कहाँ गए, कौन से स्टेशन पे रुके, ये चीज अलग अलग स्टेशन और दूसरी जगहों पे ढूंढने से ही पता चलेगा। इसीलिए वो अकेले निकल पड़ता है पहले तो अनाथ आश्रम में कि बच्चे शायद वहाँ पे हो, ना होने पर वो ट्रेन में बैठकर उस लाइन में आने वाले जहाँ से बच्चों की ट्रेन गई थी ना, हर स्टेशन पे चेक करता है। साथ ही सोशल मीडिया पर बच्चों की फोटोज डाल देता है कि किसी ने भी इन बच्चों को देखा तो बताइए, लेकिन कोई इन्फो नहीं मिलती। ये सब दोस्तों वो अनऑफिशियल तरीके से कर रहा था, सबके खर्चे खुद दे रहा था, अपनी मेहनत कर रहा था। वैसे तो जॉय भी उसका साथ देता है, क्योंकि वो भी सोच रहा होता है कि यार मैं एक बच्चे के लिए इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से, और कैसे एक इंसान अपने 2 बच्चों को छोड़कर चला गया, बताओ, उनको भी ढूंढना मेरा फर्ज है। लेकिन कुछ पता नहीं चलता दोस्तों, और वो निराश होकर वापस आ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुंबई पुलिस की तरफ से रहमान को आता है कॉल। उनका कहना होता है कि जैसा बताया गया है वैसे 2 बच्चों की खबर मिली है, इसलिए तुम्हें आकर कंफर्म करना होगा कि वो बच्चे शोभा के ही हैं या नहीं। वैसे रहमान तो थक चुका होता है, जगह जगह जाकर हर तरफ वो उम्मीद लेकर जाता है, लेकिन खाली हाथ लौटता है। इसीलिए अब वो नहीं जाने का फैसला करता है कि रहने दो यार, अब नहीं जाऊंगा कहीं। वैसे भी मुंबई बहुत दूर है, लेकिन जॉय कहता है एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता तलाश पूरी हो जाए। मेरा दिल कहता है कि बच्चे वहीं पे होंगे। इसीलिए जॉय के कहने पे रहमान मुंबई आ जाता है, और यहाँ पर आकर उसकी मुलाकात एक महिला ऑफिसर से होती है। वो कहती है कि धारावी के इलाके में बहुत सारे अपहरण किए हुए बच्चों को लाया जाता है, बहुत बड़ा बिजनेस है बच्चों का यहाँ पे। वहाँ हमारा एक खबरी रहता है, और उसी ने कहा कि जैसा तुमने बताया वैसे 2 बच्चों को उसने वहाँ देखा। अब कंफर्म तो नहीं कह सकते कि वो शोभा के बच्चे हैं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। हमारा एक काबिल ऑफिसर आपके साथ जाएगा, वरना वो जगह पुलिस वालों के लिए भी अकेले जाना सही नहीं है। ये सुनकर रहमान कहता है कि जब आपको पता है कि ये सब यहाँ पे चल रहा है तो फिर आप इसको रोकते क्यों नहीं। फिर वो ऑफिसर कहते कि मैंने कोशिश बहुत की थी, लेकिन तुम भी जानते हो हमसे भी ऊपर बहुत लोग हैं, वो सब पहले मिले होते हैं ऐसे बिजनेसेस में, हम सीधे कोई कदम नहीं उठा सकते ना, हमें भी सिस्टम के अनुसार चलना पड़ता है, माफ करना। लेकिन कोशिश में मैं लगी हुई हूँ। इसलिए रहमान एक ऑफिसर को अपने साथ लेकर धारावी आ जाता है। फिर जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से रहमान एक घर के पास आता है जिसमें अपहरण किए हुए बच्चे मौजूद हैं। उनका बॉस पुलिस वालों को देखकर बड़ा हैरान कि हर महीने पैसे तो जाते हैं, फिर करने क्या आते हो, क्यों परेशान करते हो। तो लोकल पुलिस ऑफिसर कहता है कि केरला के बच्चों के बारे में बताया था ना, वो वापस चाहिए, इसलिए उन्हें वापस कर दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, प्यार से बता रहा हूँ। ये सुनकर वो बॉस बच्चे वापस करने को तैयार हो जाता है, और रहमान को बच्चों के कमरे में डाल दिया जाता है ताकि वो शोभा के बच्चों को ढूंढकर उन्हें वापस ला सके। और यहाँ पर बच्चों को देखना दोस्तों बिल्कुल दिल तोड़ने वाला जैसा होता है। रहमान का दिल तो ये चाह रहा है कि वो सारे बच्चों को साथ लेकर जाए, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता। वो शोभा के बच्चों को ढूंढता है, लेकिन वो उसको नहीं मिलते, इसीलिए उदास होकर वापस जा ही रहा होता है कि तब उसको 2 बच्चे नजर आते हैं, जहाँ बड़ा भाई छोटी बहन को जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है कि खा लेना मेरे हाथ का, कुछ नहीं होगा तुझे। और दोस्तों यही थे शोभा के दोनों बच्चे। बड़ा भाई हालांकि वो भी बच्चा ही है, लेकिन अपनी बहन का उसने ट्रेन से लेकर अभी तक बहुत साथ दिया, इसीलिए दोनों को कुछ नहीं हुआ। रहमान दोनों को सीने से लगा लेता है, लेकिन उसकी आंखें नम हो जाती हैं यार। वो खुश है कि वो अपनी बहन को तो नहीं ढूंढ पाया, लेकिन शोभा के बच्चों को उसने जरूर ढूंढ लिया। पूरे मीडिया में हर तरफ रहमान और जॉय की तारीफ होती है कि उन दोनों की वजह से आज बच्चे वापस मिल चुके। मीडिया में उनको हीरो की तरह दिखाया जाता है, क्योंकि काम भी वैसा ही किया उन्होंने। इसके बाद हमें कुछ रियल फोटोज दिखाई जाती है शोभा और उसके बच्चों की, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आई होगी। एक और जबरदस्त मूवी देखने के लिए स्क्रीन पे दिख रही इस वीडियो पे क्लिक करिए, डायरेक्ट वहीं पे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।